नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एमपीटेट एग्जाम 2022 में वर्ग 3 में पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंट स्टडीज ईबीएस का मॉडल पेपर फर्स्ट लेकर आए हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला अमेरिका, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा आयरलैंड, चौथा कनाडा। तो यहाँ पर बताना है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, इंग्लैंड। और यहाँ पर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ये भाग 3 में है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित हैं। और यहाँ पर बात की जाए आयरलैंड की, तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। ये भाग 4 में है और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित हैं। और यहाँ पर बात की जाए कनाडा की, तो कनाडा से संघात्मक प्रणाली ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का अम्लीय हो जाता है? तो यहाँ पर वर्षा का पानी होगा, तो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। यह इमारतों तथा स्मारकों को भी हानि पहुंचाती है। इसके अलावा पारतंत्र, मृदा, कृषि पाइपलाइन के क्षरण, भूमिगत जल स्रोत पर भी प्रभाव डालती है। मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली SO2 गैस ही आगरा के ताजमहल को पीला कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? तो यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा काजीरंगा नेशनल पार्क, तीसरा बांदीपुर नेशनल पार्क, चौथा गिर नेशनल पार्क। तो यहाँ पर बताना कि भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम राज्य में स्थित है। और यहाँ पर बात की जाए कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये बाघ के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर बात की जाए बांदीपुर नेशनल पार्क की, तो बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर बात की जाए गिर नेशनल पार्क की, तो गिर नेशनल पार्क ये गुजरात राज्य में स्थित है और यह बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा मीथेन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो यहाँ पर बताना है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कैरोटीनॉइड, दूसरा लाइकोपीन, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर पूछा गया कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोफिल। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो यहाँ पर पूछा गया कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, दूसरा वर्षा जल का जमाव और भंडारण, तीसरा पानी का वितरण, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताना है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। धरती पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। वर्षा का जल धरती पर गिरकर विभिन्न रास्ते अपनाता है। वर्षा के जल का कुछ भाग मिट्टी के कणों एवं पेड़ पौधों की जड़ों में चिपक कर उनके वृद्धि में सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई है?
तो यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला मिथाइल आइसोसाइनाइड, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा मीथेन, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 21 मार्च, दूसरा 16 सितंबर, तीसरा 5 जून, चौथा 11 जुलाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 जून। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की मुख्य थीम क्या थी। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली करना। विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश पाकिस्तान रहा था। और यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की 21 मार्च की, तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की 16 सितंबर की, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की 11 जुलाई को, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS स्वामीनाथन एक हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि MS स्वामीनाथन एक क्या थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला पत्रकार थे, दूसरा कृषि वैज्ञानिक थे, तीसरा पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, चौथा पक्षी वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर पूछा गया था कि MS स्वामीनाथन एक क्या थे। तो यहाँ पर हो जाएगा कृषि वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी कृषि वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला नदियों में प्रदूषण, दूसरा घटता भूगर्भ जल स्तर। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर ये जल स्तर होगा, सतर नहीं स्तर होगा। तीसरा दिया है कि विलुप्ति के करीब जीव, चौथा वायु प्रदूषण। तो यहाँ पर पूछा गया था कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हो जाएगा विलुप्त के करीब जीव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी विलुप्ति के करीब जीव। रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीव जंतु से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि मिनी माता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आर्सेनिक, दूसरा पारा, तीसरा कैडमियम, चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा पारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी पारा। और यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक से ब्लैक फुट, डायरिया और त्वचा कैंसर होता है। यह जल जनित रोग होता है। और यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की कैडमियम की, तो कैडमियम से इटाइटाई रोग होता है और ये जल जनित रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 20 जनवरी 1950 को, दूसरा 24 जनवरी 1950 को, तीसरा 21 मई 1949 को, चौथा 13 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी रचना पंडित बिशन नारायण दत्त ने की थी। इसके गायन का समय 52 सेकेंड होता है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। दोस्तों आपको ये भी फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जोधपुर, चौथा अजमेर। तो यहाँ पर पूछा गया था कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अजमेर। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी अजमेर। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला ऊंट के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पराबैंगनी किरणों से कौन सा अधिक हानिकारक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला अल्ट्रावायलेट ए, दूसरा अल्ट्रावायलेट बी, तीसरा अल्ट्रावायलेट सी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट सी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट सी। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को समानता उनके तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है अल्ट्रावायलेट ए, दूसरा अल्ट्रावायलेट बी, तीसरा अल्ट्रावायलेट सी। इन किरणों में से अल्ट्रावायलेट सी सबसे अधिक हानिकारक होती है।
लेकिन ये किरणें पृथ्वी की धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है। जबकि अल्ट्रावायलेट ए एवं अल्ट्रावायलेट बी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अल्ट्रावायलेट बी से जीवधारियों में निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं, जैसे जीन परिवर्तन, पौधों की वृद्धि में रुकावट, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना आदि। ये भी फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, पहला प्रोटीन, दूसरा मृदा, तीसरा कवक, चौथा फास्फोरस। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा कवक। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला गुजरात में, दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा उत्तर प्रदेश में, चौथा मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर हो जाएगा ये गुजरात में। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WWF से आशय है। तो यहाँ पर पूछा गया कि WWF से आशय क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, पहला वर्ल्ड वाइड फंड, दूसरा वर्ल्ड वार फंड, तीसरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तीसरा वाच फंड। तो यहाँ पर बताना है कि WWF किसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर बताना है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, पहला अरावली श्रेणी से, दूसरा लद्दाख ग्लेशियर से, तीसरा गंगोत्री ग्लेशियर से, चौथा मिलाप ग्लेशियर से। तो यहाँ पर पूछा गया गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से निकलती है, फिर वह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप बंगाली खाड़ी में गिरती है। आपको ये भी फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो यहाँ पर बताना है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तीसरा केंद्रीय जल आयोग, चौथा सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बताना है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, पहला सिसिली में, दूसरा हवाई में, तीसरा एंडीज में, चौथा रॉकीज में। तो यहाँ पर हो जाएगा एंडीज में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, कोटोपैक्सी एक जागृत सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया है गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा सिंधु। तो यहाँ पर बताना है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। तो यहाँ पर बताना है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, पहला समताप मंडल, दूसरा क्षोभ मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा आयन मंडल। तो यहाँ पर पूछा गया कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। यह मंडल
जयमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी मंडल पर होती हैं, जैसे कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ, गर्जन, पाला, ओस आदि। और यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की समताप मंडल की, तो समताप मंडल ये इसके नाम ही से पता चलता है कि समताप मंडल है, यानी एक समान ताप। समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। और यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की मडमंडल की, तो मडमंडल ये सबसे ठंडी परत होती है, तो यहाँ पर उल्कापिंड आकर जल जाते हैं, ये पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाते हैं। और यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की आयन मंडल की, तो आयन मंडल में रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो यहाँ पर पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 6। तो यहाँ पर पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी तथा 5 स्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य निम्न है। इसमें कौन कौन होते हैं? ये अमेरिका है, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, तो ये स्थायी सदस्य में शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर बताना है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात में, तीसरा राजस्थान में, चौथा असम में। तो यहाँ पर बताना है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में स्थित है। इसे 1958 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पूछा गया कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा आसवन, तीसरा किण्वन, चौथा स्टेरिलाइजेशन। तो यहाँ पर पूछा गया था कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो किण्वन कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी किण्वन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर पूछा गया कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला उत्तरी तारे को, दूसरा दक्षिणी तारे को, तीसरा पूर्वी तारे को, चौथा पश्चिमी तारे को। तो यहाँ पर पूछा गया कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। पहले यहाँ पर समझते हैं कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। और यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तरी तारे को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए उत्तरी तारे को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर पूछा गया कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया 1972 में, दूसरा 1973 में, तीसरा 1984 में, चौथा 1986 में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, तो ये 1973 में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की 1972 में, तो 1972 में विश्व वन्यजीव अभयारण्य। और यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की 1984 में, तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की 1986 की, तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आपको ये भी फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर पूछा गया कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश में, तीसरा सिक्किम में, चौथा उत्तराखंड में। तो यहाँ पर बताना है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के चमोली जिले के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 300, दूसरा 275, तीसरा 206, चौथा 175। तो यहाँ पर बताना है कि एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 206 होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 206। और यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की 300 की, तो 300 अस्थियाँ शिशुअवस्था में पाई जाती हैं। चलिए आज का अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो यहाँ पर पूछा गया कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला न्यूयॉर्क में, दूसरा सिडनी में, तीसरा एम्स्टर्डम में, चौथा नागासाकी में। तो यहाँ पर बताना है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये एम्स्टर्डम में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। चलिए इसी के साथ आज के पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।